आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन बुधवार ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपके पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त पुस्तक के रूप में है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो इसमें आज जो हम परिचर्चा करेंगे, इंटरनेट पर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता होती क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या है, इस पत्रकारिता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो ये जो बातें हैं इस आज के इस उपविषय में, इस आज के इस उपविषय से इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए भी यह एक आदत बन गई है। जो लोग इंटरनेट के बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं, अधीन हो चुके हैं, जिन्हें चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिए, छपे हुए जो अखबार इतने ताजे और मन भावन बिल्कुल भी नहीं लगते। जो कागज पे या अखबारों पे जो सब छपे होते हैं, उस छपे हुए शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए वो न तो ताजे होते हैं और न ही मन भावन होते हैं। उन्हें हर घंटे 2 घंटे बाद अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। एक लत लग चुकी है ऐसे लोगों को। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखें, अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन पे आपने मान लो कोई स्टेटस लगाया है, तो आप क्या देखोगे, बार बार अपने स्टेटस को देखते रहते हो कि कितने लोगों ने आपका स्टेटस देखा है। ठीक है, बार बार उसे 2-4 मिनट बाद, आध घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप अपने स्टेटस को चेक करते रहते हो। ऐसे ही फेसबुक पे कभी कोई खबर वबर ना आए या कभी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना आ गई हो, इस प्रकार से आप अपने आप को क्या करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। ठीक है, तो भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर धीरे धीरे पहले बहुत ही कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे भारत में कंप्यूटर साक्षरता की जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ गई है। और इस तरह से पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। और हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह क्या है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर लेते हो। दुनिया भर की परिचर्चाओं में आप शरीक हो जाते हो और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल लेते हो। सबसे पहले एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार बिल्कुल भी नहीं है। और टूल यानी एक औजार के तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का एक बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता भी फैलाता है, दुष्प्रचार भी करता है और गंदगी फैलाने का भी एक जरिया इंटरनेट है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप माने गए हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम औजार के तौर पे इस्तेमाल करना है, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग होना। ठीक है, ये पहला इसका रूप है, यानी कि औजार के तौर पे इंटरनेट का इस्तेमाल करना। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन यानी कि समाचारों को एकत्रित करना, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई।
अब मान लो आपको कोई मेल करनी है या फिर कोई डाक वाक पहुंचानी है, तो ये सबसे एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को आप रेखांकित कर लेना। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में से खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, कटेंगे, ठीक है, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक ऐसा जमाना था कि जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में लगभग 80 शब्द छपते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। टेलीप्रिंटर के माध्यम से एक छपते नहीं थे, भेजे जाते थे, कि एक जगह से दूसरी जगह लगभग कितने शब्द भेजे जाते थे, 80 शब्दों को भेजा जाता था। और आज अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1 सेकेंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्दों को एक साथ में भेजा जाता है। 70,000 शब्दों को एक साथ में रेखांकित कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा आप। इंटरनेट पत्रकारिता है क्या? इंटरनेट पत्रकारिता है क्या? एक माध्यम के तौर पर यह तो इंटरनेट का इस्तेमाल है, जिसके फायदों से शायद ही कोई मना करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। रेखांकित कर ले, इंटरनेट पत्रकारिता है क्या? इंटरनेट पत्रकारिता है कि अखबारों का प्रकाशन और खबरों का जो आदान प्रदान होता है, उस खबरों के आदान प्रदान को ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग ही होता है। अब बात आती है इंटरनेट पत्रकारिता का विकास कब हुआ, यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या कहता है। आइए अब एक नजर विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। रेखांकित कर लीजिएगा, तीसरा दौर। अब पहला दौर था 1982 से 1992 तक का इंटरनेट पत्रकारिता का। दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक का, और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2000 से अब तक की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 1 अंक में पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको इसमें, ठीक है। आगे है, पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज की जाए। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML के सुपर, ये जो फुल फॉर्म बनेगी, हाइपर टेक्स्टेड मार्कअप लैंग्वेज, हाई इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार दी है। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN,
BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। .com की बातें करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे, इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया था, उतनी तेजी के साथ इसका बुलबुला फूट भी गया। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव कमी में ज्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में खुद को किसी तरह जमाए रखा और जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग इस बात को भी जानते थे, और चाहे जो भी हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। यह भी कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरुआत होती है और तीसरा दौर सच्चे अर्थों में इसका टिकाऊ है, जबकि इसके जो पहले 2 दौर थे वो इसके अस्थायी तौर पे थे और ये स्थायी तौर पे है। अब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब से माना गया है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर, जो तीसरा दौर था ना इंटरनेट पत्रकारिता का 2002-3, तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर शुरू होता है 2003 से। ठीक है भाई, तो इसी के विषय में पढ़ेंगे। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग किए गए .com का तूफान भी आया और बुलबुले की तरह फूट भी गया, खत्म भी हो गया, और वही टिके रहे जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज मुख्य रूप से। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता करता है तो वह है रेडिफ। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, रेडिफ। अगर सच्चे अर्थों में कोई वेब पत्रकारिता करता है तो वो कौन करता है? रेडिफ, रेडिफ। ठीक है, .com, rediff.com, ऐसी भी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। दो क्वेश्चन बता दिए इसमें। अगर आपसे एक अंक में पूछा जाए कि भारत की पहली साइट कौन सी कही गई है या पहली साइट का नाम क्या है, तो आप बताओगे रेडिफ। रेडिफ ही भारत की पहली साइट है। ठीक है भाई, तो जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता करती है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका .com को जाता है। अब इसको भी आप रेखांकित कर ले, एक अंक में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे है हिंदी नेट संचार, हिंदी नेट संचार नहीं संसार, तो इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है।
आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है, एक अंक में क्वेश्चन आ जाएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम है। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपनी हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार है, उपेक्षा जिससे उम्मीद न लगाई जा सके, और इसका विलोम बनता है अपेक्षा। इसका विलोम क्या होता है? अपेक्षा। ठीक है, लेकिन उनका डाटा बेस तो तैयार हो ही गया है, लेकिन ये सब मिलकर हिंदी के ऑनलाइन पत्रकारिता मार्ग हिंदी ऑनलाइन पत्रकारिता को एक सही राह दिखाती है। इस तरह से कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की आती है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती भी नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पाए। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक ये समस्या हिंदी पत्रकारिता के लिए, हिंदी नेट संसार के लिए या हिंदी पत्रकारिता के लिए बनी रहेगी। ये जो आपका अध्याय था, ये आपका अध्याय समाप्त हो गया, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने जाना है कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्या होता है, जनसंचार से संबंधित यानी कि प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। इसमें हमने जाना कि रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है, रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें क्या क्या होती हैं, टेलीविजन क्या है, टीवी के लिए जो अलग अलग चरण होते हैं, एंकर, विजुअल और ये जो लाइव है, ये सभी बातें हम जान चुके हैं। और इसमें हमने जो प्राप्त की हैं, अर्जित की हैं, इसमें इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता 2003 में शुरू होती है। दूसरा दौर है 2003 में, और 93-94 से पहला दौर माना गया है। और हिंदी नेट संसार क्या है। अब जो अगला जो हमारा अध्याय है, अगला अध्याय है हमारा आपका जो रहेगा पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो इस अध्याय से हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पत्रकारिता लेखन है क्या, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उसके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि 5 W और 1 H का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखी जाती है, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, और विचार पर लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, संपादक के नाम पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और साक्षात्कार या इंटरव्यू अगर किसी का हम लेते हैं तो उसके लिए क्या नियम होते हैं, कैसे साक्षात्कार लिया जाता है। ये सभी इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। तो पेन पेंसिल आप लोग साथ में रखना। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के विचार हैं, तो महात्मा गांधी जी के विचारों से भलीभांति पूर्वक परिचित हो जाते हैं एक बार। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। ऐसा महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता लेखन के लिए कहा है। अब देखिए, एक नजर में देखते हैं कि ये जो पत्रकारिता लेखन है ये है क्या।
एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए अलग अलग जन संचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना पड़ता है। एक अच्छे पत्रकार को क्या करना पड़ता है, अलग अलग माध्यमों में लिखने की उसको कला नहीं चाहिए, उसको शैलियों का पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा पत्रकार बन पाएगा। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां प्रकाशित होती रहती हैं, लेकिन इन सबको लिखने की एक अलग ही पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का भी प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको बताई भी थी। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, सीढ़ी नुमा, यानी कि पहले सबसे जो मुख्य खबर है वो पहले आएगी, उसके बाद उससे कम अहमियत की आएगी, उसके बाद उससे कम अहमियत की जो खबर प्रकाशित होती है, उसी शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आगे देखिएगा। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो 6 ककार कौन कौन से अंग्रेजी में बताएं तो 5 डब्ल्यू और 1 एच का प्रयोग होना चाहिए। व्हेन, व्हाई, हो, वेयर, हाउ, इस प्रकार से 5 जो ककार है उन 5 ककारों का प्रयोग होना चाहिए। आगे चलिएगा। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचार और विश्लेषण पर विशेष जोर देना चाहिए। अगला पृष्ठ निकाल लें। तो इस तरह से आमतौर पर नए लेखक के अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। यह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और जटिल भी है। आसान इसलिए है कि आप अगर पत्रकारिता लेखन के अलग अलग रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों को से भली भांति पूर्वक परिचित है, तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान बन जाता है आपके लिए। और अगर आप पत्रकारिता लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है, तो आपके लिए जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको पसीना छुड़ाने वाली प्रक्रिया बन जाती है, ये आपके लिए जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरह से ये जो आपकी साइड में दिए गए हैं, इन वाक्यों को भी देख लें। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले छोटे वाक्य लिखने चाहिए। हम एक पत्रकार को छोटे वाक्य लिखने चाहिए। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। फिर आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए और शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ को ही समझकर प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से हमें पढ़नी चाहिए, यानी कि एक पत्रकार को, हमें से मतलब है पत्रकार को। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की भी कोशिश करनी चाहिए। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए। अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच न करें। लेखन में कसावट अत्यंत जरूरी है। ठीक है, आगे है। लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों, तथ्यों को प्रकट करता हो, न कि दूसरे को प्रभावित करता हो। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सके। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक अच्छे लेखन के लिए जो हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी थी, महत्वपूर्ण जो कुछ की जो बातें हैं जो अच्छे लेखन के लिए हो सकती है, इन बातों का हमें विशेष ध्यान में रखना है। आगे है, पत्रकारिता लेखन है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल है
अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, आपके क्वेश्चन निकलेंगे। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, अंशकालिक पत्रकार क्या होता है, इस प्रकार के जो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पत्रकारिता लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि पत्रकारिता लेखन है क्या, समाज में उसकी भूमिका है क्या, और वह अपनी इस भूमिका में कैसे, और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देता है, उन्हें जागरूक करता है और उन्हें शिक्षित बनाता है, और उनका मनोरंजन करने का जो दायित्व होता है उस दायित्व को बखूबी निभाता है। लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक जनमत निर्माता के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। अपने पाठकों के लिए वे एक बाहरी दुनिया में खुलने वाली एक ऐसी खिड़की बन जाता है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं से परिचित होते हैं, अवगत होते हैं, समस्याओं से अवगत होते हैं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते रहते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारिता लेखन कहते हैं, और इसके कई रूप है। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे रेखांकित कर लेना। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार जो पूरा रूप देते हैं अपना, ठीक है, यानी कि पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, और जबकि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते रहते हैं। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। और इस तरह से ये समझना बहुत ही जरूरी है कि पत्रकारिता लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्या और मुद्दों से है। हालांकि यह भी माना जाना चाहिए कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। ये एक डेफिनेशन बन जाएगी, एक परिभाषा के तौर पर इसको आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपसे कोई पत्रकारिता की परिभाषा पूछे तो आप इसे लिख सकते हो कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। ठीक है भाई, इसे रेखांकित कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। ठीक है, इसे डेफिनेशन के तौर पे प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने से बिल्कुल ही अलग है इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पनाओं से होता है। दूसरे, पत्रकारिता लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने से भी बिल्कुल अलग है कि ये अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन होता है। जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट मिल जाती है। इस तरह से अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिखता है। वो विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल होते हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गुण से गुण विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारिता लेखन में अलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय, यानी कि अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। अलंकृत भाषा शैली का ज्यादा प्रयोग इसमें नहीं करें, इनसे बचना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी और प्रभावशाली भाषा शैली का प्रयोग
पर ही जोर देना चाहिए। सरल सरल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, वाक्य छोटे हों और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से हमेशा ही बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों और क्लिशों यानी कि दोहराई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से जो लैंग्वेज है वो बोझिल सी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से समाचार कैसे लिखा जाता है ये बात थी पत्रकारिता लेखन के लिए। अब बात शुरू हो जाती है हमारी समाचार कैसे लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो समाचार लिखने की विधि के बारे में जानिए। पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना जो रूप होता है वो समाचार लेखन होता है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। ये पंक्ति रेखांकित कर ले, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे एक अंक में पूछा जा सकता है कि समाचार पत्रों में किस प्रकार के पत्रकार उनके लिए लिखते हैं। जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं वो समाचार पत्रों में बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, उनका बहुत ही कम अहमियत होती है उनकी। लेकिन जो पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार होते हैं उन्हें ज्यादा वरीयता मिलती है। ठीक है, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। गतिविधि, अपनी पसंद के गतिविधि के बारे में जान लीजिएगा। एक एक्टिविटी है, अपनी पसंद के किसी भी अखबार में से 5 समाचार सुनिए और उन्हें ध्यान से पढ़िए। इनमें से कितने समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए हैं? क्या आपको लगता है कि इन समाचारों में सूचनाएं घटते हुए महत्व क्रम में दी गई हैं? हर समाचार में कितने पैराग्राफ है? क्या आपको लगता है कि पैराग्राफ्स की संख्या कम या अधिक है? क्या आप उस समाचार से गैर जरूरी लाइनें या पैराग्राफ्स निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिए और बताइए कि आपने गैर जरूरी लाइनों या पैराग्राफ्स का चुनाव किस आधार पर किया। ये सीधा पिरामिड शैली है और ये उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, दोनों में अंतर दिया गया। ये यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर उसका समापन, ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको जानना अति जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं क्रमानुसार। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी अखबार में छपने वाले खबरों को ध्यान से आप लोग पढ़ें। क्या आपको ऐसा लगेगा कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार खास एक ही शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाएगा। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाएगी और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। इसी प्रक्रिया को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ठीक है भाई, पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसे कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक विपरीत है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है क्योंकि, अगला पृष्ठ निकाल ले, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था। ये भी पंक्ति रेखांकित कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। ये भी एक अंक में ये भी पूछा जा सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली का जो शुरुआत है वो किस देश ने की और उसने किस कारण से की, यानी कि अपने किस उसमें की थी, गृह युद्ध के दौरान की थी अमेरिका ने। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी
अनियमित और दुर्लभ थी, यानी कि टेलीग्राफ के माध्यम से करीबन कितने शब्दों को 70 या 80 शब्दों को ही भेजा जाता था उस समय। ठीक है, कई कई बार संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार दुर्लभ, दुर्जमा लभ, दुरुपसर्ग का प्रयोग, लभ इसमें मूल शब्द है। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप भी हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती है। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की एक मानक शैली बन गई, यानी कि स्टैंडर्ड बन गई, मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। ठीक है, जिसको हम मानक बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड बोलते हैं और हिंदी में मानक। अब आगे देखिए, समाचार लेखन और उसके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 6 प्रकार क्या? अब अधिकतर देखो, कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना पर जो पत्रकार है, वो पत्रकार क्या करता है, इन 6 शब्दों के माध्यम से ही सवाल करता है। क्या हुआ, कौन था, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों किया, कैसे हुआ। और अगर ये तो बात पत्रकार की, अगर किसी भी व्यक्ति को इन 6 शब्दों के माध्यम से अगर अपनी बात रखनी होती है, उसको अगर विचार बातों का आदान प्रदान करना है, विचारों का आदान प्रदान करना है, तो वो एक बहुत ही जबरदस्त वक्ता बन जाता है, अगर उन्हें इन 6 शब्दों का प्रयोग करना आ जाए किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो अब अभी हम इसमें ये इन 6 प्रकारों के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है भाई, तो 6 प्रकार कौन कौन से हमारे, ये मैंने आपको बता ही दिया। 5 W और 1 H का प्रयोग होता है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर। ठीक है, हाउ, हाउ। इस प्रकार से किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों। इस क्या, किसके, कहाँ, किसके की जगह कौन का भी प्रयोग हो सकता है, कब, क्यों और कैसे को 6 प्रकारों के रूप में ही जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबरें लिखते हुए इन 6 प्रकारों को ही ध्यान में रखना चाहिए। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ। रेखांकित कर लीजिए इन बातों को। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आप निशान लगा लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। अब आप में से अगर किसी भी विद्यार्थी को ये जितना भी हम आज पढ़ चुके हैं, जो भी अध्याय, जितनी जानकारी हम हासिल कर चुके हैं, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, पूछना भाई। हेलो, हाँ जी आकाश सर, हेलो।